ये चलो अब हम लोग आज का सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया एकदम बेसिक सा टर्म डिस्कस किया हुआ था कि बिजनेस होता है जिसमें बेसिकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं टू गेट द प्रॉफिट और लॉस। अब और भी बहुत सारे टर्म्स हमें समझने हैं। याद है लास्ट क्लास मैंने तुम लोग को बताया था एसेट्स का मतलब क्या होता है। एसेट्स मतलब समथिंग रिसीवेबल विच यू ओन, राइट। और लाइबिलिटीज मतलब योर ऑब्लिगेशन समथिंग पेएबल, यही है। जैसे सपोज कर लो कि तुमने क्या किया ना, किसी एक पर्सन से कुछ गुड्स खरीदा क्रेडिट में, राइट। तुमने एक पर्सन से, तुम सबको अपना अज्यूम करना, तुमने एक पर्सन से जाके 10 लाख का गुड्स खरीदा, मतलब कुछ भी सामान खरीदा, ठीक ठीक है, 10 लाख का तुमने उसे पेमेंट नहीं किया, तुमने बोला 2 महीने बाद पे करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर 10 लाख रुपया है ये तुम्हारे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है? इट्स अ लाइबिलिटी फॉर यू। तुमने जो सामान खरीदा वो तुम्हारा एसेट है। सपोज कर लो तुमने फर्नीचर ही खरीदा, दैट इज योर एसेट, बट 10 लाख रुपया पे भी तो करना है, दैट 10 लाख इज योर लाइबिलिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है इस लाइबिलिटी को कुछ नाम देते हैं क्या? किसी को आइडिया है? करेंट लाइबिलिटी नहीं अपने, अच्छा ठीक है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, छोड़ो। अभी अपने आओ, ये लाइबिलिटी है, ये क्लियर हुआ ना सबको? और जो आपने फर्नीचर खरीदा वो एसेट है। अभी हम लोग आओ कुछ छोटा छोटा कंसेप्ट और समझते हैं। दैट इज सबसे पहले हम लोग आते हैं, जब भी आप बिजनेस करते हो, एक बार बिजनेस का डेफिनेशन भी लिख रहे हैं। बिजनेस, देखो बिजनेस का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी अंडर विच नेम यू आर वर्किंग, तुम काम करते हो, जो हु वर्क्स फॉर यू कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन हु वर्क्स फॉर यू, दैट इज द बिजनेस, राइट। एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी which works for you and helps in earning profit, वो ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी जो तुम्हारे लिए काम करता है या तुम्हें हेल्प करता है किस चीज के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज बिजनेस, राइट। ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ये बेसिकली दो नेचर का हो सकता है। क्या दो नेचर का हो सकता है? सपोज कर लो हम लोग बात करते हैं कि आयुष जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसका मोटिव था प्रॉफिट कमाना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और सपोज करो रिद्धि क्या की, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, सोची कि हम लोग क्या करेंगे ना, जो नीडी पीपल होंगे उन लोगों को सपोज कर लो एजुकेशन देंगे। तो ये भी तो ऑर्गेनाइजेशन ही है, बट इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है? ये प्रॉफिट कमाने का नहीं सोची, फ्री सर्विसेज देगी, दिस इज सोशल कॉज है, मतलब उसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा। एंड सच ऑर्गेनाइजेशन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जिसको बोलते हैं, राइट। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गॉट इट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो हम यहां पे इसको पहले ऑर्गेनाइजेशन को, नॉट द बिजनेस, आई एम डिवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू टू कैटेगरीज। वन इज प्रॉफिट मेकिंग, अनदर वन इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग। और समझना चीजों को अच्छे से, क्योंकि तुम लोग बेस बिल्ड कर रहे हो। अगर यहां पे तुम लोग चीजों को ठीक से समझोगे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, साफ समझ में आ रहा है, जिसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, जिसका मोटिव है प्रॉफिट नहीं कमाना, इज द नॉन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मेकिंग में जनरली हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को 3 नेचर्स में डिवाइड करते हैं। अब 3 नेचर का मतलब क्या हुआ? सपोज कर लो एक पर्सन है, एक सिंगल पर्सन है ना, ये सिंगल एक बंदा बिजनेस चला रहा है, तो क्या बोलेंगे? सोल
एक बंदा, प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनरशिप, तो इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है। अगर यही चीज यहां चेंज कर दे, यहां दो बंदों को मैं डाल देता हूं, इसको कुछ लोगों को, तुम लोग को आइडिया है, पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके जब कोई बिजनेस फॉर्म करते हैं, सच काइंड ऑफ बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप। मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग में अभी हम लोग दो डिस्कस कर लिए, वन इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, अनदर वन इज द पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल पर्सन ओनर रहेगा, और पार्टनरशिप मतलब एटलीस्ट दो पर्सन ओनर रहेंगे, उससे ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा, कुछ आइडिया है? मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अगर 50 से ज्यादा हुए तो आपको दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ता है, दैट इज जैसे ये बोल रहे जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तुम लोग सुना है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम तो सुना होगा, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब क्या है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो वो कंपनी फॉर्म में चले जाते। तो दीज आर द थ्री फॉर्म्स जो प्रॉफिट मेकिंग होते हैं। तो आपने यहां पे लिख ले रहे हैं, नंबर वन पार्ट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप। ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बातें की जा रही है, सोल प्रोप्राइटरशिप। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वन पार्ट इज अ प्रॉफिट मेकिंग, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सिंगल पर्सन ओनर रहेगा। ये इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आ रहे हैं सर सोल प्रोप्राइटरशिप में। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप था तो पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी? कोई रीजन है किसी के पास? देख, अगर सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन है, हम इकलौता बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे पास कुछ लिमिटेशंस है। क्या? पैसों की लिमिटेशंस है, मेरे पास टाइम की लिमिटेशंस है। अरे हम इकलौता बंदा मैक्सिमम तो 24 घंटा दे सकता है ना, लेकिन अगर दो जन मिलकर टाइम देंगे तो क्या होगा, 48 आवर्स हो जाएगा, राइट। तो बस टाइम की लिमिटेशंस जो मेरी थी, क्या पैसों की लिमिटेशंस जो मेरी थी, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग दो या दो से ज्यादा पर्सन मिल जाते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में तो लिमिट है, 50 से ज्यादा हो नहीं सकते हैं, हम लोग को और ज्यादा लोग चाहिए तो हम लोग कंपनी बना लेते हैं। तो बेसिकली देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एंड लास्ट वन इज द कंपनी। इसको तुम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग होते हैं। अब नॉन प्रॉफिट मेकिंग में वैसे तो हम लोग सिंपली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही बोलते हैं, जिसको एनजीओ भी बोला जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तुमको सर्च करना पड़ेगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट है। जनरली सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं नॉन प्रॉफिट, लाइक सपोज को लो स्कूल, क्लब, सोसाइटीज एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन अब डिपेंड करता है, जैसे तुम लोग का स्कूल की बात करते हैं, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो तुम लोगों की जो स्कूल है वो क्या नॉन प्रॉफिट मेकिंग है? नहीं, तुम लोगों की स्कूल प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है। लेकिन अगर अपने कोई गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं तो वो क्या है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। डिपेंड्स उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिट मेकिंग है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग। तो बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में स्कूल्स, क्लब्स, सोसाइटीज एटसेट्रा आ जाते हैं। आई थिंक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में समझ में आया, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। फिर फर्दर हम लोग मूव ऑन कर गए। हम क्या बोला ना, डिपेंड कैसा है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो वो नॉन प्रॉफिट हुआ, अगर तुम लोगों का स्कूल है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। लेकिन जनरली स्कूल से सब जो होंगे, जैसे आप सपोज कल हम बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप कर रहे हैं तो, या रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग में डालेगा ही नहीं ना, बट स्कूल में भी नॉन प्रॉफिट, ठीक है। आप बोल ट्रस्टीज, ट्रस्टीज तो जनरली के स्कूल से सब जो होते हैं ना, उसमें सब में ट्रस्टीज होते हैं, ठीक है। हाँ, जनरली ट्रस्टीज बेस्ड जो पार्ट होता है ना, वो नॉन प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, नॉन प्रॉफिट को रिप्रेजेंट जनरली। अच्छा, अब नेक्स्ट आओ, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट अपने आते हैं। देखो कुछ थ्योरीज हम लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, अगर आप बिजनेस फॉर्म करते हो तो बिजनेस करते समय तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज होगी, जैसे सपोज कर लो, तुम सपोज कर लो कोई सीए कोर्स कर रहा है, तो सीए कोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को सीए बन के क्या करना है, एक जॉब करना है या अपनी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी अर्निंग करनी है, राइट। मोटिव है ना। वैसे ही बिजनेस अगर तुम करते हो तो मेरे पास एक मोटिव रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है
बिजनेस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, क्यों? प्रॉफिट कमाना है। तो तुम जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, बनाते समय ही सोच लेगा क्या कि हमको 3 महीने बाद बंद कर देना है? राइट ना? तुम सोचेगा कि अब हो सकता है बंद करना पड़ जाए, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन प्लान करते समय तो तुम यही सोचेगा ना, नहीं बहुत आगे लेके जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे, राइट? तो बेसिकली क्या होता है, बिजनेस जब भी अपने फॉर्म करते हैं तो वहां पे कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस मतलब हमारी सोच, ये कर रहे हैं तो ऐसा तो होगा ही। तो वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस जो थ्योरेटिकल पार्ट है कि ऐसा होता ही है बिजनेस में, देयर आर 3 अजम्पशंस जो अप्लाई होते हैं। वन इज द गोइंग कंसर्न। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर 3। द वन इज द गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न विच विल गोज ऑन टिल परपेचुइटी, चलता रहेगा। बेसिकली क्या होगा, मेंबर्स में कम एंड गो बट ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू, दैट इज द गोइंग कंसर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री का नाम तो सभी को ही सुना है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री फॉर्म किसने की थी? हु वाज द फाउंडर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री? कौन बताएगा? मुकेश अंबानी। एक बच्चा बोला धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी, ठीक है, वो मुकेश अंबानी के फादर थे, उन्होंने फॉर्म किया था। तो उन्होंने फॉर्म किया था, फाउंडर वाज द धीरू भाई अंबानी। तो उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री बनाई, तो रिलायंस वो तो अभी नहीं है, लेकिन क्या रिलायंस इंडस्ट्री बंद हो गई? चल रही है। मुकेश अंबानी चला रहे हैं, अभी वो चले जाएंगे तो उनके बाद उनके बेटे चलाएंगे, उनके बेटे के बाद उनके बेटे चलाएंगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द गोइंग कंसर्न। मेंबर्स में कम एंड गो बट ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू, दैट इज द गोइंग कंसर्न। ठीक है, ये हुआ एक अजम्पशन। बिजनेस जब भी करोगे ये अजम्पशन होता ही है। दूसरा पार्ट, अब जब बिजनेस करोगे तो बिजनेस करते समय तुम क्या, सपोज कर लो कि आज तुम बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करके क्या किया ना, आयुष बिजनेस स्टार्ट किया, वो अभी फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट, 3 महीना चलाया तो समझ में नहीं आया, बंद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस स्टार्ट, फिर 2 महीने चलाया, फिर बंद कर दिया। फिर उसके बाद ग्रोसरी आइटम्स का बिजनेस स्टार्ट किया, 6 महीने चलाया, फिर बंद कर दिया। उसके बाद सपोज कर लो स्टेशनरी आइटम्स का बिजनेस स्टार्ट किया, फिर 4 महीने चलाया, फिर बंद कर दिया। अब तुम्हारा फेथ इसके ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी सामान खरीदने के लिए होगा? क्यों नहीं होगा? तुम बोलेगा हम इससे सामान खरीदेंगे, ये तो बंद ही कर देगा बिजनेस। तो अगर जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें वारंटी एटसेट्रा का कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ तो कैसे सॉल्व होगा? तो एक काम करो, इसके दुकान को अवॉइड करते हैं, कहीं और से खरीदेंगे। रीजन इज रेगुलरिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है ना? कंसिस्टेंसी नहीं है ना, चीजों को ठीक से एक चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, दैट इज द रीजन। तो अगर आप बिजनेस करोगे और बिजनेस को आपको फ्लरिश करना है, एक्सपेंड करना है, बिजनेस को अलग हाइट्स पे लेके जाना है, तो तुमको कंटिन्यूटी, दैट इज अ कंसिस्टेंसी फॉलो करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर 3। नंबर 1 इज गोइंग कंसर्न, नंबर 2 इज कंटिन्यूटी, बोलते हो जनरली कंसिस्टेंसी बोला जाता है, यू कैन से कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, राइट। एंड इसके साथ साथ आता है हमें बिजनेस जो करना है, बिजनेस का मतलब ही क्या, देखो बिजनेस वर्ड आते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रॉफिट। बिजनेस वर्ड आते ही प्रॉफिट आना चाहिए, बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट। तो अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, कंटिन्यूटी के साथ कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तो प्रॉफिट तो होना चाहिए। प्रॉफिट फाइंड आउट करना। प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे? एक चीज सोचो, प्रॉफिट मतलब क्या होता है? इनकम, जो हम लोग पहले क्लास में भी एक नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल लेके समझाया था। इनकम से एक्सपेंडिचर को लेस कर दोगे। इनकम क्या होता है? जो आप कमा रहे हो। एक्सपेंडिचर्स क्या होता है? जो आप खर्च कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, राइट ना? तो इनकम सपोज करो तुम 3 लाख का किया और 2 लाख रुपया खर्च कर दिया, तो तुम्हारी नेट इनकम कितनी हुई? दैट इज योर प्रॉफिट, दैट इज योर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट निकालने के लिए एक बेसिस होती है जिसको बोला जाता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या होता है पता है? अगर तुम ये बेसिस फॉलो करोगे तभी तुमको ट्रू एंड फेयर व्यू मिलेगा। क्यों सर? हम लोग याद है समझे थे कि अकाउंट जब करते हैं तो अकाउंट्स करते समय हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं। वो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 1 ईयर का होता है ना? और रेगुलर पीरियड होना चाहिए 12 मंथ्स का। तो 12 मंथ्स का रेगुलर पीरियड जैसे ही खत्म होगा, मैंने लिखवाया भी था, एट द एंड ऑफ ईच दैट रेगुलर पीरियड यू हैव टू कंप्यूट योर प्रॉफिट और लॉस। मतलब क्या प्रॉफिट कमाए, लॉस भी हो सकता था, भाई हम 3 लाख का इनकम कमाए, मेरा खर्चा ही 4.5 लाख रुपया का है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 लाख माइनस 4.5 लाख, 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है, राइट? नुकसान मतलब लॉस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये एक्रूअल बेसिस क्या होता है?
उसके लिए एक बार थोड़ा सा हम दूसरे बैकग्राउंड में लेके जाता है, वो लिखवाएगा बाद में, पहले समझ लो क्या होता है। बेसिकली क्या होता है ना, आप क्लासरूम में एंटर कर रहे हो, एंटर करके बैठ रहे हो, किस लिए? पढ़ने के लिए। वैसे ही ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करते हैं, ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करते हैं, एंटर करके बैठते हैं, और बैठ के क्या करते हैं? तुमको प्रॉफिट और लॉस निकाल के देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, यही तो काम करते हैं। तो ट्रांजैक्शंस जब बुक्स में एंटर करेंगे ना, तो उसके लिए गेट होते हैं, गेटवेज होते हैं। किस गेट से एंट्री लेंगे? जैसे चलो अपने यहाँ पे तो एक ही गेट है, तुम लोग स्कूल्स में या हो कहीं पे हो तो हो सकता है 2-3 गेट है, तुम किसी भी गेट से एंट्री ले सकता है, राइट। तो बेसिकली क्या हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3 गेटवेज होते हैं जिससे ट्रांजैक्शंस एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एक गेटवे जो होता है उसको बोला जाता है कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या बोलता है पता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स जब आप कंसीडर करोगे प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, तो जब वो मिल जाएगा या जब तुम पे कर दोगे तभी लेना। सर इसका मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, 20,000 रुपया पर मंथ कमीशन ले रहे हैं, एक बंदे से ले रहे हैं, तो इनकम है हमारे लिए 20,000 रुपया पर मंथ, और सैलरी पे करते हैं 15,000 रुपया पर मंथ। क्लियर है ये चीज? सैलरी पे कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज आवर एक्सपेंडिचर। क्लियर है ना? ये सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से समझना, फिर तो बाद में अपने करेंगे डिटेल्स में। यहां पे मैंने कमीशन 20,000 रुपया पर मंथ ले रहा हूं मैं, मेरी इनकम है, कैश में ले रहे हैं, और एक्सपेंडिचर जो सैलरी है 15,000 रुपया पर मंथ पे कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी कैश में। अब हम लोगों को अकाउंटिंग कितने पीरियड का करना है? 12 मंथ्स का, ठीक है। अब ध्यान दे, सपोज कर ले इनकम तो तुम पूरा 20,000 इंटू 12 40, 20,000 इंटू 12 ना, 20,000 पर मंथ है, तो 12 मंथ्स का कितना होगा? 20,000 इंटू 12, दैट कम्स टू 2,40,000। आपको 2,40,000 का कमीशन मिल गया कैश में। जो स्टाफ को सैलरी देनी थी ना, आपने स्टाफ को सैलरी 11 मंथ्स की पे की, और आपने 1 मंथ की सैलरी बोली अभी नहीं देंगे, नेक्स्ट बाद में देंगे, कुछ दिन बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे, ठीक है। तो आप एक्चुअली भी देखो, आपने कैश में इनकम कितना रिसीव की? 2,40,000, और आपने कैश में एक्सपेंडिचर कितना किया? 15,000 इंटू 12 किया क्या? 1 महीने का तो पे नहीं किया आपने, तो 11 मंथ्स का पेड किया है, 11 मंथ्स का पेड किया है ना, तो इंटू 11 मतलब 1,65,000 पेड किए। समझ में आ रहा है? 1,65,000 पेड किया है। तो कैश बेसिस क्या बोलता है पता है? कैश बेसिस बोलता है इनकम कितनी है? 2,40,000, एक्सपेंडिचर कितना है? 1,65,000, बिकॉज जितना आपने पे किया वही आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करता है, तो वही इनकम को लेता है जो आपने रिसीव कर ली है, वही एक्सपेंडिचर को लेता है जो आपने पे कर दिया है, जो बाकी है उसको नहीं लेता, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारी इनकम क्या हो जाएगी? 2,40,000 माइनस 1,65,000, दैट कम्स टू 70। और ध्यान रखना, अकाउंट्स नंबर्स का गेम है। ये तो तुम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, 2-4 क्लास पढ़ेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जाएगा ना, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, सम्स रहेंगे, तुम लोग को कंसेप्ट अगर आता रहेगा तो सम इजीली होता जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ? 75,000 का प्रॉफिट है, दिस इज द वन वे। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है पता है? बोलता है तुमको 12 मंथ्स के पीरियड का प्रॉफिट निकालना है। तुम जो ये सैलरी कंसीडर किए हो 1,65,000, तुमको नहीं लगता ये गलत है? ये कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस से बात कर रहा है। कैश बेसिस बोला देखो भाई, इनकम होगी, जो नेट प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो होगा वो 2,40,000 माइनस 1,65,000 होगा, 75,000 का प्रॉफिट होगा। वहां एक्रूअल बेसिस आके बोलता है अरे तुम गलत कैलकुलेशंस किया है। कैसे? इनकम 2,40,000 है, समझ में आता है, एक्सपेंडिचर भी तो 15,000 इंटू 12 1,80,000 है। तो कैश बेसिस बोलता है कैसे 15,000 तो तुम पे ही नहीं किया है। बोला पे नहीं किया है, इसे क्या मतलब है? पे तो करना होगा ना। सपोज करो ये 12 महीना काम करवा के मैं बंद कर देता हूं बिजनेस, आगे नहीं काम करवाने तुमसे, तो क्या वो तुम वो 12वें महीने की सैलरी उसको देगा नहीं? देना पड़ेगा। भले तुम आज नहीं दे, कल दे, परसों दे, 15 दिन बाद दे, 2 महीने बाद दे, देना तो पड़ेगा ना। तो खर्चा तो तुम्हारा है ही, अक्रू हो चुका है, ऑकर हो चुका है खर्चा, जो देना पड़ेगा तुमको, इसी पीरियड का खर्चा है। तो बोलता है खर्चा जिस पीरियड का उसी पीरियड में कंसीडर करो। एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करेगा? तुमको जब प्रॉफिट निकाल के देगा, कैसे देगा पता है? पूरे 12 मंथ्स की इंफॉर्मेशन लेगा। वो बोलेगा 20,000 इंटू 12, 2,40,000 की इनकम, एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 15,000 इंटू 12, 1,80,000।
तो 2,40,000 माइनस 1,80,000, 60,000, और दिस इज योर प्रॉफिट। ये एक्रूअल बेसिस बताएगा। विच वन इज मोर एक्यूरेट, तुमको क्या लगता है? accrual basis. Accrual basis is the basis which gives you true and fair view of accounting. So generally business organizations accrual basis follow करते हैं. That is why fundamental accounting assumptions includes going concern, consistency. Going concern इसलिए business चलता रहेगा. Consistency, अगर आप कंटिन्यूटी के साथ काम करोगे तभी प्रॉफिट कमाओगे. एंड थर्ड वन इज द ट्रू एंड फेयर व्यू लेने के लिए यू हैव टू फॉलो द गेटवे, जो अक्रूवल गेटवे है, राइट. दीज आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस. से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछेगा थ्योरी का, नेम फंडामेंटल अकाउंटिंग. तुमको ये 3 नाम लिखना है और थोड़ा सा इनके बारे में डिस्क्राइब करना, हो गया. ऐसा थ्योरी पूछेगा. सबसे पहले आप लिख लो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस. फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस हमने समझा ना. 3 नाम है ना. चलो हम लोग नाम पूछते हैं पहले, उसी के बाद लिखेंगे. निकुंज तुम बता, तीनों नाम बता. अरे ट्राई करना ना, गलत होगा सही होगा उससे मैटर नहीं करता. तुम लोग सीख रहे हैं तो बस अटेम्प्ट लो. तुम बता. स्वानी. कौन? ठीक. तीसरा याद नहीं. तुम बता. लास्ट लाइन. ओके. गोइंग ऑन, कंसिस्टेंसी अलग, गोइंग ऑन अलग, और तीसरा यही 2 है. क्या क्या बता फिर से. और तुम बता. एक अक्रूड. ओके. तुम प्रॉफिट. ओके. तुम बता रिद्धि. ओ नहीं, वो रिद्धि है, तुम इधर सिद्धि है. पहले रिद्धि से पूछते फिर सिद्धि से पूछेंगे. ठीक है, बता. जो बता. ओके ओके. तुम बता अब सिद्धि. तुम बता काजल. ओके. देखो, एक होता है गोइंग ऑन, नहीं बोलना है, ठीक है. तुम लोग जितना समझा बोले. गोइंग कंसर्न, बिजनेस मतलब कंसर्न, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म. तो बिजनेस गोइंग कंसर्न होता है, जो चलता रहेगा हमेशा, बंद नहीं होगा, राइट. सेकेंड वन इज द कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, एंड थर्ड वन इज द अक्रूवल. ठीक है. तो दीज आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस. नंबर 1, गोइंग कंसर्न. Business will goes on till perpetuity. परपेचुटी टर्म होता है विच डिफाइंस की बस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, नेवर एंडिंग. परपेचुटी मीन्स नेवर एंडिंग. बिजनेस विल गोज ऑन टिल परपेचुटी. दैट इज द मीनिंग ऑफ द गोइंग कंसर्न. अच्छा, अब एक चीज बताओ, मतलब हम तुम लोगों को यह बताया कि बिजनेस मतलब गोइंग कंसर्न होगा ही होगा. व्हाट इफ अगर गोइंग कंसर्न नहीं हो? गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस चलता रहेगा. अभी महाकुंभ मेला लगा था. अब सपोज करो महाकुंभ मेला में एक था मिस्टर अभय. वो सोचा कि हम एक काम करते हैं, वहां पे इस कुंभ मेला का बहुत सारे लोग जाएंगे, जो गए थे बहुत सारे लोग, तो हम वहां का एक बेनिफिट उठाते हैं, बिजनेस करते हैं. 1 महीने के लिए वहां चले जाते हैं और बिजनेस क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा बिजनेस. हम क्या करेंगे, क्या? वो हम तो चाय भी नहीं, हम तो गंगा जल वाला ही बोल रहा था. हाँ, बस गंगा जल बॉटल्स में भरेंगे और उसको बेचेंगे 10-10 रुपया में. बहुत जन, जितने जन जो सभी खरीदेंगे. नहीं, जनरली
कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इतने सारे लोग जाएंगे, अराउंड कितने करोड़ पीपल गए थे, शायद 60-70 करोड़ पीपल गए थे, तो उसमें से 60-70 करोड़ में से अगर 2 करोड़ लोग भी तेरे से 10-10 रुपया करके बोतल ले रहे हैं, और 2 करोड़ भी चल ज्यादा बोलती है, 1 करोड़ भी ले रहा है, ठीक है, उसमें तुम उस बॉटल्स में 5-5 रुपया भी प्रॉफिट रख रहा है, 5 रुपया भी छोड़ दे, 1 रुपया भी प्रॉफिट रख रहा है, कितना प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो चलो ये एक बंदा प्लान किया कि हम बिजनेस करेंगे, तो ये महाकुंभ मेला तो शॉर्ट पीरियड के लिए ही था, तो 1 महीना के पीरियड के लिए वो काम किया। अब 1 महीने के लिए काम किया तो वो तो पहले से ही गोइंग कंसर्न नहीं है, उसको तो पता है 1 महीने में बंद कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसको क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे, टेम्पररी बिजनेस, राइट। टेम्पररी बिजनेस बोल के अकाउंट्स में को, अब तुम लोग देखो टेक्निकल चीज सीखोगे, ये तो तुम लोग कोई भी बोल दिया टेम्पररी बिजनेस, बट अकाउंट बोलता नहीं, इसका तुम लोग वर्ड समझो ना, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज अ वेंचर। अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज द वेंचर, उसको वेंचर बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहीं पे मैं थोड़ा सा इसमें लिख दे रहा हूं, गोइंग कंसर्न नॉट एप्लीकेबल। तो अगर गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल नहीं है तो क्या हम उस ऑर्गेनाइजेशन को तब भी बिजनेस ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो हम लोग उसको बिजनेस नहीं बोलने, तो बिजनेस नहीं बोलने वाले तो क्या बोलने वाले हैं, वेंचर, वेंचर नहीं, VENTURE, वेंचर। और अगर यही चीज, ये तो वेंचर मतलब सिंगल बंदा प्रोप्राइटरशिप, अगर यही वेंचर सपोज कर लो जो कुंभ मेला में गया, 2 फ्रेंड लोग मिलके गए, ठीक है, तो उसको सपोज कर ले दोनों गंगा जल का ही काम कर रहा है, दोनों मिलके करेंगे, अरे इतने सारे लोग हैं कैसे ऐसे हो पाएगा, तो टाइम चाहिए, तो दोनों जन मिलके गए, तो दोनों जन मिलके गए, तो इन सच केस इस बिजनेस को क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, लेकिन बिजनेस को बोला जाता है, ये तो बिजनेस नहीं है, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, दैट इज नोन एज द जॉइंट वेंचर, ठीक है। टर्म समझने हैं तुम लोगों को। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, वो जॉइंट वेंचर वाला पार्ट लिख नहीं रहे क्योंकि काम नहीं लगेगा, लिखना है तो तुम लोग लिख लो, जैसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग समझाते समय कुछ चीज बोलते हैं और हम लोग को लगता है नहीं ये तो तुम्हारे लिए रेलेवेंट भी नहीं है ज्यादा, और ये अगर रेलेवेंट है तो कई बार हम लोग को लगता है तो बेसिक सा चीज है, सबको पता होगा, क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ाता रहता है तो हम लोग को लगता है ये चीज तो बहुत बेसिक्स है, सबको पता होगा, लेकिन तुमको लगता है कि मेरे को नहीं पता है, तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अच्छा अब आओ, इसके बाद गोइंग कंसर्न के बाद दूसरा कंसेप्ट अपना क्या था, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी होना चाहिए, रेगुलरिटी। आपको किसी भी पॉलिसीज को फॉलो करना है तो रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट, ठीक है। इसके बाद आओ थर्ड वन, दैट इज अक्रूवल। ये अक्रूवल जो है ना, इसका डिटेल थोड़ी देर बाद लिखवाएगा, अभी हम लोग को समझना ही है, यहां पे सिंपली लिख लो, टू नो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ बुक्स, बुक्स की ट्रू एंड फेयर पिक्चर देखने के लिए हम लोग अक्रूवल बेसिस अप्लाई करते हैं, मतलब अगर आपको बिजनेस करना है तो ध्यान रखना ये तीनों अजम्पशंस फॉलो होंगे, अगर गोइंग ये दोनों अजम्पशंस तो फॉलो होंगे ही, चाहे वेंचर करो चाहे कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो गोइंग कंसर्न भी फॉलो होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पार्ट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसको बेसिस भी बोला जाता है बहुत जगह, एक ही बात है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलो या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या होता है पता है, कि थोड़ी देर पहले जो हम कैश बेसिस एक्रुअल बेसिस बोल रहा था, ये बेसिकली गेटवे होता है, गेटवे यूजिंग विच ट्रांजैक्शंस एंटर्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बेसिकली इसका मतलब होता है गेटवे यूजिंग विच ट्रांजैक्शंस transaction enters
बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो गेटवे जिसको यूज करते हुए ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करते हैं इज नोन एज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहां पे 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। नंबर 1 कैश बेसिस, कैश बेसिस क्या बोलता है? बेसिस भी लिख सकते हो, ध्यान रखना बेसिस भी लिख सकते हो। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये बोलता है कि आप जब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर जो कंसीडर करोगे वो जब रिसीव्ड हो जाएगा एंड पेड हो जाएगा तभी कंसीडर करोगे, अदरवाइज नहीं कंसीडर करो। तो कंसीडर income and expenditure as and when received and paid। देखो इनकम आप रिसीव करते हो और एक्सपेंडिचर्स आप पेड करते हो, तो मैं इसको ना अलग कलर से हाईलाइट भी कर दे रहा हूं। इनकम जब रिसीव करोगे, एक्सपेंडिचर्स जब पेड करोगे। इनकम जब रिसीव करोगे, एक्सपेंडिचर जब पेड करोगे, देन ओनली कंसीडर इट। क्लियर है ये चीज? तो ये हुआ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और ऐसा करेंगे क्यों? टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, टू कैलकुलेट, ये भी लिख ही लेते हैं, टू कंप्यूट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। मतलब आप जब फाइनेंशियल रिजल्ट कैलकुलेट करने जाओगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिसीव्ड एंड पेड बेसिस पे, मतलब इसको बोला जाता है पेमेंट बेसिस पे कंसीडर करना। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ये सब थ्योरी में पूछता है जनरली, और जब प्रैक्टिकली तुम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाओगे तब ये सब चीजों का एप्लीकेशन आएगा। नंबर 2 अक्रूअल बेसिस। इसका मीनिंग क्या है पता है? कंसीडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर as and when it occurs, या it becomes due लिख लो, it becomes due। मतलब तुमको पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे मतलब ही नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसे ही ड्यू होगा वैसे ही कंसीडर कर लेना। ठीक है, और 12 मंथ्स की अकाउंटिंग पीरियड कंसीडर करते हुए कंसीडर करना। ये हुआ एक्रूअल बेसिस। इसमें भी क्यों करेंगे ऐसा? टू कंप्यूट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है? याद है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा एक और बेसिस होता है, दैट इज मिक्स्ड बेसिस, या इसको हाइब्रिड बेसिस भी बोला जाता है। मतलब अगर तुमसे थ्योरी में कोई पूछे व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो तुम ये थ्योरी लिखते हुए कि गेटवे जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस बुक्स में एंटर करते हैं, ये तीनों नाम बता देगा। तीनों नाम में कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस तो तुम पूरा लिखा बता देगा कि देखो इसका मतलब ये होता है। हाइब्रिड बेसिस नाम लिख के ब्लैंक छोड़ देना। चाहो तो तुम लिख सकते हो नॉट एप्लीकेबल। कभी ऐसा हुआ करता था, जैसे देखो कभी कोई नई नई चीजें बनती है ना, तो नई नई चीज जब बनती है तो एक बार बन जाती है, फिर धीरे धीरे उसमें अपग्रेडेशन होता रहता है। तो पहले जब अकाउंटिंग बना था तो उस समय हाइब्रिड बेसिस था। जैसे तुम लोग सोचो ना, तुम लोग तो शायद वो वैसा मोबाइल ही नहीं देखा होगा। तुम लोग आज मोबाइल जो देखता है, स्मार्टफोन्स है, टच रहता है, टच सेंसर है, सब चीज है। पहले जब मोबाइल आता था ना, तो क्या बोले, इतना बड़ा बड़ा मोबाइल रहता था और जिसमें कीपैड होते थे, जब नया मोबाइल बना था। ठीक है, धीरे धीरे अपग्रेडेशन हुआ और अल्टीमेटली क्या हुआ, अपने स्मार्टफोन्स बन गए। तो अब लोग स्मार्टफोन्स ही यूज करते हैं। तो बेसिकली वैसे ही क्या होता है जब अकाउंटिंग, अब तो कोई अगर तुमको ऐसा मोबाइल दे तो यूज ही नहीं करेगा। तो सेम कीपैड वाला मोबाइल तो अभी भी चलता है, बट लोग यूज नहीं करते, बहुत रेयरली यूज करते हैं, है ना।
तो बेसिकली क्या हुआ कि हाइब्रिड बेसिस बना था। उसमें क्या होता है पता है, उसमें इनकम्स को कंसीडर किया जाता था कैश बेसिस पे, मिक्स है ना, मतलब दोनों बेसिस का मिक्स, और एक्सपेंडिचर्स को कंसीडर किया जाता था एक्रूअल बेसिस पे। बट अब वो सिस्टम एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम एकदम गलत इंफॉर्मेशन देता है, तो इसीलिए उसको फॉलो नहीं किया जाता। तो कोई तुमसे अगर पूछेगा तो सिर्फ नाम बताना है, उसके अंदर कुछ नहीं बताना है, क्योंकि काम का ही नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीज ध्यान रखना। अब क्वेश्चन एक और आता है जो तुम लोगों का एग्जाम्स में जब पूछता है ना, तो आजकल एमसीक्यू पैटर्न भी डाला गया है। कुछ मार्क्स का तुमसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, कुछ थ्योरीज पूछी जाएगी, प्रैक्टिकल्स रहेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, अब जैसे क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुम लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। और जैसे सपोज करो 12th का तुम लोग बात करो, तो 12th का तो आई थिंक आईएससी बोर्ड का पेपर तो कितना टेक्निकल आया, तुम लोग सब सुना होगा कि नहीं सुना है? 12th का टेक्निकल पेपर था, तो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर तुम फाउंडेशन अच्छे से करके रखेगा ना, तो वो सब में प्रॉब्लम नहीं होता। अपने को शुरू से प्रॉपरली प्लान करके पढ़ना पड़ेगा। अब अपने आओ, कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस, ये 2 बेसिस है, बोथ आर अलाउड। अब अलाउड मतलब क्या हुआ, कौन अलाउ करेगा, अलाउ कौन करता है? मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेगा कौन? मैं खुद देखूंगा, या फिर कौन देखेगा? गवर्नमेंट भी देखेगा, और किसी को थोड़ी मतलब है। मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, हम देखेंगे, गवर्नमेंट देखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे से उस पर टैक्स लेगा। हम ठीक से कर रहे हैं ना, उसको देखेगा। तो बेसिकली क्या, गवर्नमेंट देखेगा। तो गवर्नमेंट बोलता है आप कैश बेसिस भी फॉलो कर सकते हो, एक्रूअल बेसिस भी फॉलो कर, कोई भी एक फॉलो कर लो जनरली। अब अपने आते हैं कस्टम में। कस्टम मतलब क्या हुआ, लोग, सोसाइटी क्या फॉलो करती, सोसाइटी दोनों फॉलो करता है। अब कौन क्या फॉलो करता है देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। तब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप एक्रूअल बेसिस फॉलो करो। सर कैश बेसिस जनरली कौन फॉलो करता है? कैश बेसिस जनरली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। प्रोफेशनल्स मतलब डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सही बोल रहे हैं हम? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे फॉलो कर देगा? कैश बेसिस किस लिए अलाउ करता है पता है? क्योंकि देख, अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक, अब डॉक्टर भी बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं है, वो अपना एक चैम्बर खोल के रखा है पर्सनल, उसमें पेशेंट्स आते हैं डेली, सपोज तो लो 30 40 50 पेशेंट्स, उनको देखता है, और जो कंपाउंडर है कुछ खर्चा उसका है वो है। तो एक चीज बता, उसको तो पता ही नहीं है ना आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, पता होगा क्या? अरे तुम लोग अभी पढ़ने जा रहे हो, धीरे धीरे तुम लोग 2 साल में चैंपियन हो जाओगे अकाउंट्स में, 2 साल में कभी 3 4 महीना में हो जाओगे, पूरा अकाउंटिंग के लिए बात कर रहा है। तो बेसिकली डॉक्टर को तो पढ़ा ही नहीं है ना वो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या, उसको पता ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा, वो अपना बुक्स मेंटेन करवाने के लिए कि एक्चुअल में क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो एक्चुअल बेसिस पे करवाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा। सीए छोड़ दे, सीए तो ज्यादा सैलरी ले लेगा उससे, और वो नॉर्मल अकाउंटेंट भी लेगा तो बोलेगा हम 25,000 पर मंथ लेंगे, वो उतना नहीं अफोर्ड करेगा, तो क्यों दे 25,000 पर मंथ? तो इन सच केस वो क्या करेगा, वो डॉक्टर बोलेगा एक काम करते हैं ना, हम खुद ही देख लेते हैं, डेली बेसिस पे चेक कर लेते हैं। अभी तुम उसमें मत जाना, रुक जा, भी नॉर्मली समझ। अब बेसिकली क्या हुआ ना, वो जो डॉक्टर था, वो डॉक्टर क्या किया, वो देखा डेली बेसिस में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, 30 आए, तो 30 इंटू 1,000 रुपये उनसे फी लिया, वो डाल दिया, लिख लिया कि मेरे पास आज इतना पैसा आया, अब मेरा आज का ये खर्चा है, माइनस कर दिया। तो अल्टीमेटली उसको पता चल गया ना कि उसका आज कितनी इनकम हुई। लेकिन उसमें क्या हुआ, 2% ऐसे थे जो बोले कि ना हम आज दिख देख, मतलब उन लोग अल्टीमेटली आए, सर्विस ले लिए, लेकिन फी बोले सर हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स है, हम लोग नेक्स्ट मंथ में दे देंगे। तो इसका मतलब 30% देखा, लेकिन फी कितने का आया, 28 का। तो वो क्या करेगा ना, वो 28 जितना फी आया उसी को कंसीडर करेगा, तो 28 इंटू 1,000 कर देगा, और खर्चा माइनस कर देगा। अब जिस मंथ में उसकी वो 2% की भी फी आएगी, उसी मंथ में उसको कंसीडर कर लेगा। यहाँ पे ये क्या कर रहा है ना, जो रिसीव्ड हो रहा है और जो पेमेंट हो रहा है, खाली उसी को कंसीडर कर रहा है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना अकाउंट्स का प्रॉपर लैंग्वेज जो होती है, तो इसलिए वो क्या करेगा, कैश बेसिस में कंसीडर करेगा। बट एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको तो सब पता है ना कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, अक्रूड क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो तुम लोग को अभी नहीं पता है, पता चल जाएगा कुछ दिनों में। तो बेसिकली उसको तो सब पता है, तो वो कैसे कैश बेसिस में अकाउंटिंग कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि कैश बेसिस हम शुरू में ही तुम लोग को बता दिया था, ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है, ट्रू एंड फेयर व्यू एक्रूअल बेसिस देता है, राइट। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली वो लोग फॉलो करते हैं जिनको अकाउंट्स की ठीक से आइडिया नहीं रहती है, ठीक है, और वो ये आइडिया ले नहीं सकते हैं, दैट इज वाई दे फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कौन फॉलो करता है? प्रोफेशनल्स लाइक
कैश बेसिस फॉलो करते हैं प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, इंजीनियर में ER लिख रहे हैं हम, डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, एडवोकेट्स मतलब लॉयर्स, CA, CS लिखे क्या, सही लिख रहे हैं हम? CACS नहीं फॉलो कर सकते हैं तो इसको काट दिया, लिख के काट दो, याद रहेगा, CACS नहीं फॉलो कर सकते। अरे उनको तो अकाउंट्स का प्रॉपर आइडिया रहेगा, वो कैसे फॉलो करेंगे? एक CMA भी कोर्स होता है, सुना है नाम? CA की तरह का ही कोर्स है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो वो भी CA के जैसा ही कोर्स है, तो वो लोग भी नहीं फॉलो कर सकते। अच्छा अब बोल, डिपेंड करता है, जरूरी थोड़ी है। जनरली देख, जनरली जो नॉर्म्स बना हुआ है ना, वो नॉर्म्स क्या है, जनरली लॉ जो करता है ना, अच्छा लॉ करता है, वो लोग को डिग्री जो मिलता है BA LLB मिलता है, तो लोग BA LLB करते हैं। अब धीरे धीरे फैशन हो गया, नहीं BCom करके भी हम LLB कर लेते हैं, ठीक है, अगर तुमको आइडिया है तो तुम फॉलो कर सकते हो, कोई रोका थोड़ी है। अब नेक्स्ट आओ, एक्रूअल बेसिस, गवर्नमेंट अलाउ कर दिया, तुम कैश बेस, तुम CA तो भी कैश बेसिस फॉलो करो ना, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तुम्हारा मोरल अलाउ करेगा, तुमको अकाउंट्स की पूरी आइडिया फिर भी जबरदस्ती तुम कैश बेसिस फॉलो कर रहा है। पहले कंसीडर कर लेंगे, जब मिलेगा तब नहीं कंसीडर करेंगे। अब दिया नहीं तो बैड डेट हो गया, नुकसान हो गया, उसको बैड डेट बोला जाता है अकाउंट्स। हाँ वो तो बुक्स में लॉस दिखाएगा, तो लॉस दिखाना पड़ेगा, वो सब तुम धीरे धीरे समझेगा, ये सब जैसे अभी ये थोड़ा सा सिंगल एंट्री थोड़ा एडवांस में चली गई, तुम भी थोड़ा एडवांस में चला गया, अपने धीरे धीरे सब समझेंगे। अच्छा अब एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस कौन फॉलो करता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं। एंड रिमेंबर, एक्रूअल बेसिस गिव्स यू ट्रू एंड फेयर पिक्चर, गिव्स यू ट्रू एंड फेयर पिक्चर। किसकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। कैश बेसिस ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं देता है, ध्यान रखना ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, थ्योरेटिकल डिस्कशन है। अब अपने नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? CA एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है। देख यहां पे ना एक चीज और ध्यान रखना, हम ये कस्टम बात बताया, कस्टम मतलब क्या होता है ना, जो लोग फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट नहीं बोला तुम CA है तो तुमको एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करना पड़ेगा, वो बोलता है तुमको जो फॉलो करना है फॉलो करो, यू मे फॉलो कैश बेसिस, यू मे फॉलो एक्रूअल बेसिस, बट जो भी फॉलो करना कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना। तुम किसी एक ईयर में कैश बेसिस फॉलो करेगा, दूसरे ईयर में एक्रूअल बेसिस फॉलो करेगा, ऐसा मत करना। तुम कोई भी है, तुम्हारा इररेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन और बिजनेस, तुम कोई भी एक बेसिस फॉलो कर सकता है, बट जनरली देखा गया है कि जो लोग फॉलो करते हैं उसमें प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट जो फॉलो करते हैं वो कैश बेसिस फॉलो करते हैं, और बिजनेस फर्म्स जो फॉलो करते हैं एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। ये कस्टम है, कस्टम मतलब लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, रूल ऐसा नहीं है, क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट आओ, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, ये सारे पार्ट्स तो हम लोग समझ लिए। अब हम अकाउंटिंग जब करेंगे, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? हिसाब किताब रखना, लिखने का तरीका, तो लिखने का तरीका जो होता है ना, अकाउंट्स बोलता है दो तरीके से तुम लिख सकते हो, दो तरीके से तुम लिख सकते हो। वन इज द सिंगल एंट्री सिस्टम, अनदर वन इज द डबल एंट्री सिस्टम। देयर आर टू वेज जिससे तुम ट्रांजैक्शंस को, गेट से एंट्री तो दे दिए, अब एंट्री देने के बाद क्या होगा? अब स्टूडेंट क्लासरूम में एंटर किया तो क्लास में जो बेंचेस है वहां पे बैठोगे ना, कोई इधर बैठ रहा है, कोई उधर बैठ रहा है, कोई पीछे बैक बेंचर बन के बैठ रहा है, ऐसा होता है ना। तो बेसिकली सेम चीज यहां पे आती है कि अब तुम गेटवे से एंट्री तो ले लिए, अब उसको बुक्स में लिखोगे तो ना, लिखने का तरीका क्या है? तो लिखने का तरीका दो है, वन इज द सिंगल एंट्री सिस्टम, अनदर वन इज द डबल एंट्री सिस्टम। तो उसको बोला जाता है सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। हम लोग नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड ना बेसिकली प्रैक्टिकल में मूव ऑन कर जाएंगे। आज भी थोड़ा बहुत हो सकता है डिस्कशन कर ले प्रैक्टिकल पार्ट का, आज बेसिकली थ्योरी ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकल पार्ट में मूव। अब अपने आओ, सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग जो होता है वो दो सिस्टम है, वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम,
सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट वन इज डबल एंट्री सिस्टम। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले तो इसका मतलब समझो सर, ये एंट्री वर्ड का मतलब क्या हुआ? एंट्री मतलब कहीं पे इन करना, ये तो सबको पता है। एंट्री का यहां पे मतलब क्या है ना, बुक्स में इन करना। बुक्स में इन कर, गेटवे से एंट्री लिए, बुक्स में लिखना। ठीक है, अब बुक्स में जब लिखोगे तो लिखते समय तुम्हारे पास क्या होता है, तुम कौन सी बुक्स में लिखोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अब तुम फर्स्ट बेंच में बैठा, बैक बेंच में बैठा, या उसको होता है ना, वैसे ही जब बुक्स में तुम लिखोगे ना, तो बुक्स में तुम जो लिखते हो जिस बुक में, उस बुक को बोला जाता है जर्नल। ठीक है, जिस बुक में तुम लिखोगे, नेम ऑफ द बुक इज द जर्नल। उस बुक में क्या कर रहे हो? एंट्री कर रहे हो, मतलब लिख रहे हो, तो हम लोग इसको बोल देते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब होता है फर्स्ट टाइम बुक्स में रिकॉर्ड करना, इंफॉर्मेशन को लिखना, दैट इज अ जर्नल एंट्री। राइट, तो जर्नल एंट्री सिंगल एंट्री में भी होता है, डबल एंट्री में भी। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो एकदम सिंपल तरीके से डिफरेंस अगर हम लोग समझे, तुम लोग अभी क्लास, अभी 11 तो छोड़ दो, तुम लोग क्लास 10th में था, मैथ्स का सम सॉल्व करता था। सॉल्व करते समय एग्जामिनेशन टाइम में, चलो नॉर्मल टाइम की बात नहीं कर रहा है, एग्जामिनेशन टाइम में कोई सम तुम लोग एकदम रफली भी सॉल्व करता था। इतना रफली होता था कि अब दूसरे तीसरे दिन तुम खुद उठा के उसको देखेगा तो समझ में आएगा। और कुछ तुम लोग नॉर्मल रेगुलर क्लास में एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिख के, कुछ अगर अजम्पशंस लिया है तो अजम्पशंस भी लिख के सॉल्व करता था। वो तुम ही नहीं, तुम कॉपी किसी और को दे देगा तो वो भी समझ जाएगा। तो दोनों ही तो लिखना है, बट एक में क्या था, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, और एक में क्या है, सबको समझ में आ रहा है। या एक ऐसा भी तरीका हो सकता है, तो तुम लिखा सिर्फ तुम्ही को समझ में आएगा, ऐसा हैंड राइटिंग है, दूसरे को नहीं समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, ये सिंगल एंट्री सिस्टम रफ वे ऑफ अकाउंटिंग है, विच इज सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइज। आज एक पान वाला है, वो भी छोटा दुकान है, तो वो बेसिकली वो भी तो बिजनेस ही कर रहा है, तो बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट तो कमा रहा है, कम प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो भी तो लेकिन बुक्स का हिसाब किताब तो रखेगा ना। अब हिसाब किताब रखने के लिए वो पढ़ा लिखा नहीं है कि डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग कर दे। वो सिंपली लिखेगा, देखो भैया इतना पैसा आया, इतना खर्चा हुआ, मेरे पास इतनी इनकम, करेगा ना ये चीज? कर ही सकता है वो भी, उतना तो कोई भी कर सकता है, एक रिक्शा वाला भी कर सकता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि दैट इज नोन एज द सिंगल एंट्री सिस्टम, रफ वे ऑफ अकाउंटिंग, कोई तरीका नहीं है प्रॉपर। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, एकदम साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे है, रूल बेस्ड है, उनको रूल पता होगा देन ओनली यू कैन रिकॉर्ड, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो वही सब चीजों को समझना है। तो देखो सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग दोनों में हो रहा है, एक में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है, एक में अनसिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होगा, वो चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए सुटेबल है। लेकिन जो अनसिस्टमेटिक है, उसमें क्या होगा, जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उसको तो चलो चल जाएगा, क्योंकि उसका ट्रांजेक्शन ही ज्यादा नहीं है। राइट, लेकिन अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गए तो नहीं चलेगा। तो बेसिकली अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम में लिखते हो तो ये क्या है, दिस इज, इट इज रफ वे ऑफ अकाउंटिंग and suitable only for a small organization. रफ वे ऑफ अकाउंटिंग है विच इज सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ओनली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सुटेबल है। एंड डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इट इज सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ अकाउंटिंग suitable for all levels of organization.
इट इज सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ अकाउंटिंग सुटेबल फॉर ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम लोग बोलेगा सर ऑल लेवल, वो छोटा सा पान का दुकान वाला कि डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग कैसे करेगा, उसको तो अकाउंट्स आता नहीं है, या तो वो अकाउंट सीखे तो वो करेगा नहीं, तो फिर क्या करे, एक अकाउंटेंट रख ले, तो अकाउंटेंट रख लेगा तो सैलरी देना पड़ेगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो डबल एंट्री सिस्टम कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, उनको रूल फॉलो करना पड़ेगा ना, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और उधर सिंपली हो जाएगा। तो ये सब डिफरेंसेस रहेगा। एग्जाम्स में थ्योरीज में डिफरेंसेस भी पूछता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। तो थ्योरेटिकल पार्ट तो हम लोग अलग से, डिटेल थ्योरी जो एग्जाम्स में लिखना है प्रॉपर वो तो बाद में समझेंगे, ये सब वर्किंग थ्योरी समझ रहे हैं, मतलब ये मतलब इसका होता है तुमको पता रहे अच्छे से, कोई भी कुछ भी पूछे तुम आंसर दे पाए और लिख भी पाए। ऐसा नहीं है जो हम थ्योरी बता रहे हैं उससे तुम डिफरेंस भी बना के लिख सकता है, 2-3 लिख पाए, लेकिन हाँ स्पेसिफिक थ्योरी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आओ, ये तो हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस समझे, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम को पता है क्या बोला जा सकता है? सिंगल एंट्री को अपने बोलते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिंगल एंट्री मतलब एक जगह रिकॉर्डिंग, डबल एंट्री मतलब 2 जगह रिकॉर्डिंग, एंड नो एंट्री मतलब कहीं रिकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, तो सिंगल एंट्री को बोला जाता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज मिक्सचर ऑफ सिंगल एंट्री डबल एंट्री एंड नो एंट्री। अब तुम लोग बोलेगा सर इसका मतलब, देखो इसका मतलब समझो, सिंगल एंट्री डबल एंट्री एंड नो एंट्री, इसका मतलब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। चीजों को अगर तुम लोग समझ के रखेगा ना तो अकाउंट्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अभी इनिशियल तुम लोग अराउंड 1.5-2 महीना अच्छे से अकाउंट्स को समझो, फिर अकाउंट्स को तुमको समझना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप मूव करोगे, तुम लोग फ्लो में तुम लोग खुद जाओगे। बस ये 1.5-2 महीना तुम लोग को अकाउंट्स को एकदम अच्छे से समझना है, उसके बाद नहीं समझना है, क्योंकि उसके बाद तुमको अकाउंट्स का ग्रिप मिल जाएगा ना, तो फिर उसके बाद तुमको खुद ब खुद समझ में आएगा, तो फिर करने में भी, सम्स करने में, समझने में मजा आएगा, तुम खुद करोगे। अच्छा, अब देखो सिंगल एंट्री डबल एंट्री या नो एंट्री का मतलब, एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, लिखना। अब लिखना मतलब एक जगह लिखना, 2 जगह लिखना, कहीं नहीं लिखना, ये मतलब है यहाँ पे। तो अब होगा क्या, सपोज कल अपने बात करते हैं, एक चाय वाला है, ठीक है, वो अपना एक गुमटी लगाता है जहां पे लोगों को चाय बेचता है, कुछ ऑफिसेज में भी चाय बेचता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वो अकाउंटिंग कैसे करे? छोटा चाय वाला है, बहुत बड़ा चाय वाला नहीं है कि वो बेसिकली एक अकाउंटेंट रख के डबल एंट्री में अकाउंटिंग करवा देगा, वो खुद ही अकाउंटिंग कर। तो सपोज कर लो वो लक्ष्य चाय पीने जाता है वहां पे, लक्ष्य नाम है ना तेरा, और ये सपोज कर ले चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो वो चाय वाला बोला सर हम अकाउंट्स कैसे करें, थोड़ा सा बता दीजिए। तो ये बोला कि अकाउंट्स आता तो है नहीं आपको, तो बोला नहीं। तो ये बोला एक काम करिए, आप जनरली चाय कैसे बेचते हैं? पैसा लेते हैं, चाय बेचते हैं, कैश में बेचते हैं, मतलब सेल्स कैश में है। सेल्स मतलब जो आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो दैट इज नोन एज द सेल्स, आप कैश में बेचते हो। बोला नहीं सर, कुछ ऑफिस है सब में क्या होता है हम लोग भेज देते हैं, पैसा 1 महीने बाद मिलता है। तो ये बोला अच्छा क्रेडिट में भी बेचते हैं? तो बोला हाँ, क्रेडिट मतलब उधार में। अब एक टर्म यहाँ पे आएगा जो समझना, जिसको ये उधार में चाय वाला बेचता है, मतलब ऑफिसेज में बेचता है, चाय भेज देता है, मतलब मंथली सपोज करो 200 कप चाय भेज देता है, पैसा मंथ के एंड में मिलता है। तो इन सच अ केस उस चाय वाले को उस ऑफिस से पैसा लेना है, मतलब उस चाय वाले के लिए वो ऑफिस लेनदार है, लेना है उससे। तो अकाउंट्स में उसको लेनदार को क्या बोल जाएगा? एसेट है, समथिंग रिसीवेबल एसेट। लेकिन उसको टर्म क्या यूज करेंगे? जैसे तुम लोगों को मैं क्या बोलूंगा? स्टूडेंट, राइट। तुम्हारे पेरेंट तुमको क्या बोलेंगे? चाइल्ड, है ना। तो बेसिकली हर पर्टिकुलर जो नाम है ना, वो नाम चेंज होता है हर प्लेस के अकॉर्डिंगली। तो यहां पे उस चाय वाले के लिए वो ऑफिस क्या है? डेटर है। डेप्टर बी है लेकिन बी साइलेंट होता है बोलते समय, डेटर बोले जाता है, DEBTOR, डेटर। डेटर मतलब वो पर्सन जिससे आपको पैसा लेना है ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अकाउंट्स में ध्यान रखना, ये सब टर्म हम तुम लोग को लिखवाएगा भी, स्टडी मैट जो देगा उसमें सब चीज लिखे हुए रहेंगे प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अभी खाली समझो चीजों को,
सुनो और समझो। डेटर का मतलब डेप्टर नहीं बोला जाता, ध्यान रखना, बी साइलेंट। डेटर, डेटर मतलब क्या हुआ, जिससे पैसा लेना है। और जैसे ही तुम ये बोल देगा ना अकाउंट्स में जिससे पैसा लेना है उसको डेटर बोला जाता है, अकाउंट्स बोलेगा रॉन्ग। क्योंकि देखो नॉर्मल लैंग्वेज में यू कैन से जिससे भी पैसा लेना है उसको हम डेटर बोलेंगे, बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करोगे ना, डेटर का मतलब होता है जिससे पैसा लेना है ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स मतलब क्या होता है, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो। वो चाय वाला किस में डील कर रहा है, चाय में, तो उसके लिए वो प्रोडक्ट है, गुड्स है, राइट। तो जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में किसी से उसको पैसा लेना है, दैट वन इज नोन एज द डेटर। ठीक है। किसी को, अब वो चाय वाला क्या किया, दूध उधार में खरीदता है, चाय पत्ती उधार में खरीदता है, तो उसको क्या करना है, ये दूध का पैसा चाय पत्ती का पैसा देना है। तो वो जो पर्सन है जिसको उस चाय वाले को पैसा देना है उसको वो क्या बोलेगा, उसको क्रेडिटर बोला जाता है। क्रेडिटर मतलब टू whom you have to pay the money on account of goods purchased on credit। जिससे आप गुड्स क्रेडिट में परचेज कर रहे हो उसको पैसा देना है, द वन इज नोन एज द क्रेडिटर। अब इसका डेफिनेशन लिखा नहीं रहे, खाली बस समझना। डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है, क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है, किसके रेस्पेक्ट में, गुड्स के रेस्पेक्ट में, क्रेडिट में गुड्स परचेज या सेल के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अब आती है बात कि उसको अकाउंटिंग कैसे सिखाएगा, तो उसको कुछ नहीं आता है अकाउंट्स। तो ये क्या बोलेगा, देखो तुम एक काम करो, एक ऐसा एक पेज लेगा, एक पेज क्या है, बोलेगा एक डायरी मेंटेन करो, उस डायरी के ऊपर नाम लिखो कैश बुक। तुम लोग इसको बनाओ मत, सिर्फ समझो। और कैश बुक उस डायरी में बोला, देखो हर दिन तुम क्या करना, ये पेज को, जो पेज है ना एक पेज डायरी का, उसमें इस तरह टी फॉर्म में डिवीजन कर लेना। एक साइड में लिख लेना, उसको ये पूछेगा तुमको इंग्लिश समझ में आता है ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, तो बोलेगा हाँ। तो वो बोलेगा इस साइड में लिख लेना रिसिप्ट्स, लेफ्ट साइड में लिख लेना रिसिप्ट्स, और राइट साइड में लिख लेना पेमेंट्स। ठीक है। अब ये बोलेगा जिस ऑफिस को तुम चाय उधार में बेचते हो उस ऑफिस का नाम लिख लो। सपोज कर लो उस ऑफिस का नाम है, उसके लिए डायरी में एक पेज बना लिया, उसका नाम लिख लेते हैं ABC। और जिस जगह से वो दूध और चाय पत्ती उधार में लेता है उसके लिए भी एक डायरी बना दिया, उसका नाम है सपोज कर लो XYZ। ये क्रेडिटर है, ये हम तुम लोग को पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं, ये क्रेडिटर है, ये डेटर, ये सब लिखना नहीं है, खाली समझना, ये डेटर है। देखो हुआ क्या, वाई सिंगल एंट्री वाई डबल एंट्री, ये समझ में आ जाएगा यहाँ से। ये क्या किया, हम लोग सब कोई चाय पीने गए, उससे चाय पिए, उसको पैसा दे दिए, तो पैसा मिला, कैश मिला ना, तो क्या रिकॉर्ड करेगा, तो पैसा मिला है रिसिप्ट में, वो लिख दिया सेल ऑफ, जो भी अमाउंट है लिख दिया। और कहीं लिखा क्या, सिंगल एंट्री एक जगह लिखा, सिंगल एंट्री। अब क्या किया, वो इस ABC जो ऑफिस है ना वहां पे 50 कप चाय भिजवाया, जिसका पैसा उसको तुरंत नहीं मिला है, तो वो कैश बुक में तो लिखेगा नहीं, कैश बुक मतलब पैसा आएगा और जाएगा, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। तो वो यहां पे लिख दिया कि 50 कप्स टी, बस सिंपली लिख लिया, ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको नहीं चाहिए, लिख दिया। सपोज कर लो इसका वैल्यू होती है 400 रुपया, 400 लिख दिया कि उस ऑफिस से 400 रुपया लेना है। ये भी कहां रिकॉर्ड हुआ, एक जगह, मतलब सिंगल एंट्री, एक जगह रिकॉर्डिंग मतलब सिंगल एंट्री। अब क्या हुआ कि एक महीने बाद इससे उसको 300 रुपया मिल गया, वो बोला 300 रुपया ले लो ऑफिस वाला, तो 300 रुपया मिला, तो यहां से तो हटाना पड़ेगा ना, तो 100 रुपया बाकी है, तो वो यहां पे लेस कर देगा 100 रुपया, सॉरी 300 रुपया, तो बचा कितना 100। और ये 300 रुपया मिला ना उसको, तो रिसिप्ट में भी रिकॉर्ड करेगा, यहाँ पे दो जगह रिकॉर्ड हुआ, डबल एंट्री, और एग्जैक्टली सिंगल एंट्री में इसी तरह रिकॉर्ड होता है। ठीक है। अब बात आती है कि सर नो एंट्री, नो एंट्री मतलब वो क्या किया है ना, कुछ स्टोव्स लगा के रखा है, कुछ फर्नीचर लगा के रखा है जहां पे लोग बैठते हैं, तो वो सब फर्नीचर ये सब डेप्रिशिएट होता है ना, डेप्रिसिएशन मतलब समझता है, पुराना होता जाता है, वैल्यू कम होता जाता है, नुकसान है ना उसका, वो भी तो रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन उसको रिकॉर्ड करने के लिए तो उसको कुछ पता ही नहीं है डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो कहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो दैट इज नोन एज द नो एंट्री। तो बेसिकली सिंगल एंट्री को इसीलिए बोला जाता है मिक्सचर ऑफ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड नो एंट्री। आप बोल
नहीं, कुछ सिंगल एंट्री सिस्टम में उसको पता ही नहीं एक्सपेंसेस इनकम क्या होता है, नहीं रिकॉर्ड करेगा। अब कैसे प्रॉफिट और लॉस निकलेगा तुम लोग के लिए ना, ये चैप्टर है अलग से। सिंगल एंट्री में अकाउंटिंग नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग करेंगे। पूरा अकाउंट्स तुम लोग 11th 12th डबल एंट्री में करेगा, ठीक है। अब सर सिंगल एंट्री क्यों सीखेंगे? सिंगल एंट्री एज सच नहीं सीखना है, बस तुम लोग सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग थ्योरी के लिए ध्यान रखेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर तो सिंगल एंट्री का कुछ काम लगेगा? यस, सिंगल एंट्री बोल के एक चैप्टर है, वो चैप्टर तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। बस एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसमें कैसे अकाउंटिंग होती है वो अपने समझेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सिंगल एंट्री सिस्टम। और कुछ नहीं समझना सिंगल एंट्री सिस्टम में। अब अपने आते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं कि क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो अब लिख लो, गिव द हेडिंग डबल एंट्री सिस्टम। इसको अच्छे से समझना है। डबल एंट्री सिस्टम, देखो ये तो मैंने पहले ही तुम्हें लिखा दिया कि ये सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ अकाउंटिंग है। क्या मैं देखो इसके नाम के साथ ही क्या लिखा हुआ है, डबल एंट्री। और डबल एंट्री मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम ये बोलता है कि आप जब भी ट्रांजैक्शंस को लेके बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो उसको दो जगह लिखना पड़ेगा। उसको दो जगह लिखना पड़ेगा। जैसे एवरी क्वाइन हैज टू साइड्स ना, ये सॉरी हेड एंड टेल। सिमिलरली डबल एंट्री सिस्टम बोलता है देखो हर ट्रांजैक्शंस के दो साइड्स होते हैं, वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट। एंड आप जब भी एक क्वाइन लोगे तो ऐसा नहीं होगा उसमें हेड ही हेड टेल नहीं है, हेड टेल दोनों होगा। तो ये बोलता है जब भी आप ट्रांजैक्शंस लिखोगे उसमें डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। तो दैट इज द कोर कंसेप्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, every record every transaction considering its two sides, that is dual effect. Considering its two sides, that is dual effect, that is one डेबिट, डेबिट को हम लोग एब्रिब्रिएशन फॉर्म में डी कैपिटल डी और आर स्मॉल फिर डॉट दे देते हैं, डेबिट डी आर, डॉक्टर जो लिखते हैं ना दैट इज डी आर। एंड अनदर क्रेडिट, इसको हम लोग लिखते हैं सी आर, क्रेडिट। तो ध्यान रखना ये सिस्टम बोलता है कि आपको जब भी किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करते समय उसके दो अफेक्ट को लेते हुए रिकॉर्ड करना, वन डेबिट अनदर क्रेडिट, एंड दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। एंड ये जो पर्टिकुलर तुम जो रूल फॉलो की, दिस इज द रूल, ये रूल है। ये डबल एंट्री सिस्टम में तुमको किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने का रूल है। रूल मतलब रूल को हम लोग कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो इस रूल को क्या नाम बोला जाता है पता है? ये तो रूल, एनीवन? इसको ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोला जाता है। लिख लो, दिस रूल इज ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट, DUAL, ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट। This rule is known as dual aspect concept. और ये जो कंसेप्ट है ना, इसके बिना डबल एंट्री सिस्टम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है क्या? अरे ये कंसेप्ट बोला डेबिट करो क्रेडिट करो, अगर हम डेबिट क्रेडिट ही नहीं करेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम तो रहा ही नहीं। तो इसका मतलब दिस इज द कोर कंसेप्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। कोर मतलब सबसे जरूरी, सबसे वाइटल। कोर कंसेप्ट, CORE, कोर कंसेप्ट of double entry system। core concept of double entry system। तो दिस कंसेप्ट इज द कोर कंसेप्ट जो डबल एंट्री सिस्टम में अप्लाई होता है।
कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अब देखो होगा क्या ना, हम पूरे सिलेबस को जो डिस्कस करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं। डबल एंट्री सिस्टम में जब तुम रिकॉर्ड करने जाओगे, तो रिकॉर्ड करने जब भी जाओगे तो यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रोसेस। वो क्या प्रोसेस है वो हम लोग को समझना है। आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस तक पढ़ के छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, अकाउंटिंग प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? स्टेप्स। आप कैसे चीजों को कवर करोगे, ठीक है, मतलब किस तरीके से मूव ऑन करोगे, दैट इज नोन एज द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग करने की स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या होगा देखो, अकाउंटिंग तुम तभी करने जाओगे जब तुम बिजनेस की बात करोगे। एक बार ना इसको हम पहले लिख देते हैं, फिर तुम लोग कॉपी करना। अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब तुम तभी इस प्रोसेस को फॉलो करोगे जब तुम बिजनेस की बात करोगे। अब जब बिजनेस की बात करोगे तो चीजों को जब लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे? कुछ भी अपने मन से लिख दोगे? तो याद करो मैंने क्या बताया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जब किसी भी चीज को लिखोगे बेस्ड ऑन व्हाट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स मतलब जिसको देख के बुक्स में चीजों को लिखोगे। तो जैसे ही तुम बिजनेस की बात करोगे तुम सबसे पहले देखोगे चीजों को लिखना है तो सोर्स डॉक्यूमेंट ढूंढो, सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे हम क्या करेंगे, इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नहीं लिखते हैं हम, अभी लिखते हैं ट्रांजैक्शंस। इवेंट्स भी लिखते हैं क्या? सिर्फ ट्रांजैक्शंस लिखते हैं हम लोग। ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे मतलब बेसिकली देखो पहले क्या हुआ, हम लोग बात करेंगे बिजनेस है, बिजनेस है तो हम लोग ठीक है, अब चीजों को लिखेंगे। लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम देखेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या है, ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है। इवेंट होगा तो इग्नोर कर देंगे, ट्रांजैक्शन होगा तो लिखेंगे। अब लिखेंगे ना, लिखने को अपने क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। अब यहां से स्टार्ट होती है स्टेप्स, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस। अभी पहले एक बार लिख लो, क्योंकि ना उसमें थोड़ा बहुत चीज तुम लोग को लेफ्ट और राइट साइड में लिखवाएगा, तो तुम लोग पेज में कैसे अरेंज करेगा वो देख लेना। पहले एक बार मेरे को लिख लेने दो, एक बार मेरे को लिखने देना फिर देख। अच्छा देखो, अब सबसे पहले अपने क्या करेंगे ना, ये ट्रांजैक्शंस जो है उसके बेस पे इंफॉर्मेशंस को लिखेंगे। और हम लोग इसलिए इस तरह बोला ना कि तुम लोग बाद में लिख लेना, तुम लोग को डेटा एक जगह दिखेगा, ठीक है, एक फ्लो चार्ट की तरह, तो उससे अच्छा रहेगा। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, पहली स्टेप जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। आप सबसे पहले स्टेप फॉलो कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो। सबसे पहला काम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा। अब रिकॉर्ड करने के बाद क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में मूव कर जाओगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब आपके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस मास में आ चुके हैं, तो अब आपको तो यहाँ पे तो अकाउंट से सब चीजों को अलग अलग नाम दे देगा। ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। तो तुमको तो ग्रुपिंग करना होगा ना कि ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, करना होगा ये चीज। तो ग्रुपिंग करने के लिए तुमको अब नेक्स्ट इस चीज को क्लासिफाई करना। फर्स्ट स्टेप इज पहले लेके आओ ट्रांजैक्शंस को, अब उसकी ग्रुपिंग करो। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा आ जाएगा रिकॉर्डिंग के बाद के स्टेप है, दैट इज क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन। याद है पहले अपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखे थे, इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो नेक्स्ट पार्ट अब चले जाओगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करोगे। सर क्लासिफाई कर दिए, क्लासिफाई करने के बाद क्या करोगे, आपको पता चल गया ना ये इनकम है, ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है। अब आप क्या करोगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर रहे हो मतलब आप क्या करो, इनकम और एक्सपेंडिचर को समराइज करके नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दे रहे हो, अलग अलग नहीं करके प्रॉफिट्स मतलब समरी बना रहे हो। तो दैट स्टेप इज नोन एज द समराइजिंग। तो थर्ड स्टेप जो तुम्हारी होगी दैट इज समराइजिंग। ये जो समराइजिंग स्टेज है ना,
इसमें कुछ पार्ट इंक्लूडेड होते हैं। वो क्या होते हैं पता है? देखो, वैसे बेसिकली एक चीज और ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ये तो हम लोग एक नॉर्मल नाम लिख दिए, इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाता है जर्नल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाता है लेजर। जर्नल, लेजर, नाम सुना है कुछ? जो सुना है ठीक है, जो नहीं सुना है समझ लो अभी। रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज द जर्नल, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नोन एज द लेजर। एंड क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग जो होता है ना, इसमें दो चीजें होती है। एक होता है ट्रायल बैलेंस, नहीं बैलेंस शीट नहीं, एक होता है दैट इज नोन एज द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है पता है? देखो बेसिकली तुम्हारे पास नहीं, कैश बुक ये सब तो बीच में प्रोसेस है। कैश बुक जो बोला वो बीच में प्रोसेस है, वो अलग पार्ट। अच्छा देख, यहां पे आओ, ट्रायल बैलेंस। तुम लोग बोलेगा सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखो तुम्हारा फाइनल काम क्या है, अकाउंट्स का फाइनल काम क्या है? अरे भाई तुम जो एक्टिविटी कर रहे हो उसका प्रॉफिट लॉस निकाल देना, दैट इज अ फाइनल पार्ट। तुम लोगों के स्कूल्स एक्सेट्रा में भी तुम लोग का एनुअल फंक्शन से सब होता है, तुम लोग पार्टिसिपेट करते हो। तो तुम लोग जो एनुअल फाइनल डे होता है उसमें तुम अगर सपोज करो कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है डांस में ही, तो तुम लोग उसके लिए क्या पहले रिहर्सल नहीं करता है कि सीधा जाके उसी दिन फाइनल टेक देता है? रिहर्सल करता है, ठीक है। रिहर्सल क्यों करता है? फाइनल डे में सही अच्छा परफॉर्मेंस करे। सेम चीज अकाउंट्स क्या बोलता है ना, कि आप जब फाइनल रिजल्ट देने जाओगे ना, उसके पहले एक रिहर्सल कर लो, एंड दैट रिहर्सल इज द ट्रायल बैलेंस, और कुछ नहीं। फाइनल जो है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट सभी चीज। तो बेसिकली ये रिहर्सल है, ट्रायल बैलेंस और कुछ नहीं है। एंड रिहर्सल के बाद तुम क्या करो, अल्टीमेटली नेक्स्ट पार्ट में चले जाओ, दैट इज फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि दिस इज योर फाइनल पार्ट। तो इस फाइनल पार्ट को करने के पहले रिहर्सल कर लेना, एंड दैट इज योर ट्रायल बैलेंस। इसके बाद क्या करेंगे? वैसे देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो तीन पार्ट हम लोग किए हैं ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग, हम लोग को बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बताया था ना। तो ये जो पर्टिकुलर तीनों पार्ट है, दिस इज द एरिया ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम इसीलिए तुम लोग को बोला बाद में लिखना, क्योंकि हम बीच बीच में लिखता रहेगा ना ये सब। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, तो क्या इसका मतलब इतनी तीन चीजें होती है, इतनी स्टेप्स होती है? तो और क्या स्टेप्स? नहीं नहीं, बीच बीच में नहीं, इनके बाद और कोई स्टेप्स है क्या? हम लोग क्या करते हैं ना, ये अब जैसे तुम क्या फाइनल अकाउंट बना लिया, मतलब तुम क्या किया, फाइनल अकाउंट बना के तुम पता लगाया मेरा ये रिजल्ट है, इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अपने एनालिसिस करते हैं, हमारी सेल्स पिछले साल से इस बार कम हुई कि ज्यादा हुई। हमारा ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर था वो पिछले साल इतना था, इस साल कितना हुआ, ज्यादा हुआ कि कम हुआ? एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करके हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटरप्रीट करते हैं कि अच्छा पिछले साल से ये सब चेंजेस हुई है, ये हमारे लिए अच्छा है कि खराब है। एनालिसिस मतलब कंपेयर करके जाते हैं कि ऐसा 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 हुआ है। अब इंटरप्रीट करेंगे, इसके चलते अल्टीमेट हमारा ये जो इस ईयर का प्रॉफिट है अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गई है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गई है, ये करते हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन। मतलब समराइजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, सब चीज कर लिए, उसके बाद क्या करोगे? पार्टनरशिप है, तो तुम क्या करोगे, जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंटेंट बनाया, सपोज को अकाउंटिंग करना, मतलब अकाउंटेंट किया, अकाउंटेंट वो सबको करके क्या करेगा, बॉस को सबमिट कर देगा, बॉस ये देखो ये रिपोर्ट है, ये रिजल्ट है, दैट इज नोन एज अ कम्युनिकेशन। बॉस को सबमिट कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया, मतलब यूजर्स को सबमिट कर दिया गया, राइट। तो बेसिकली इसके बाद भी तीन स्टेप्स होती है। नेक्स्ट स्टेप इज, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप एनालाइजिंग है, फिर नेक्स्ट स्टेप इंटरप्रिटेशन, देन लास्ट स्टेप कम्युनिकेशन।
सबमिशन नहीं बोला था, कम्युनिकेशन मतलब चीजों को कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना मतलब इन्फॉर्म करना, कम्युनिकेशन। अच्छा, अब यहां पे आओ, ये 3 स्टेप्स है, ये तीनों स्टेप किसके पार्ट है, किस अकाउंटिंग का पार्ट है, कोई बता सकता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कैसे है? मैनेजमेंट अकाउंट। ये देखिए जो भी पार्ट क्या हो रहा है, एनालिसिस करना, ठीक है, एनालिसिस करना किसका पार्ट होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है लिख के प्रॉफिट या लॉस दे देना, हो गया खत्म वो पार्ट। अब इसके आगे जब मूव करोगे तो हमारे पास तो 5 ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल खत्म हो गया है। तो अब किसका रोल आएगा? क्या ये कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल है? कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं है। एचआर का रोल है? नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल है? नहीं। तो किसका रोल बचा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रिपोर्टिंग करना इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब यहां पे जब हम लोग आएंगे, ये पर्टिकुलर एरिया इज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलो ये पार्ट भी हो गया। अब तुम लोग आओ नेक्स्ट पार्ट में, ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन है, इसको पता है, हम अभी अभी तुम लोग को बोला, इसको नॉर्मली अपने क्या बोलते हैं? जर्नल। इसको जर्नल बोला जाता है। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है? लेजर बोला जाता है। और इसके अलावा तो हमने नाम लिखा ही है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट है, ये नाम लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब एक पार्ट और समझो, फिर इसको कॉपी कर लेना। एक टर्म होता है जिसको बोला जाता है बुक कीपिंग, एक टर्म होता है जिसको बोला जाता है अकाउंटिंग, एक टर्म होता है जिसको बोला जाता है अकाउंटेंसी। विच वन इज द वाइडर टर्म? अकाउंटेंसी इज द वाइडर टर्म, क्योंकि अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी इंक्लूड्स ऑल थिंग, अकाउंटिंग बोलो, बुक कीपिंग बोलो, दैट्स ऑल। मतलब अकाउंटेंसी इज द मच वाइडर टर्म देन ऑल दीज टू टर्म्स। तो अब आओ नेक्स्ट पार्ट, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में विच वन इज द वाइडर टर्म? नैरो टर्म इज द बुक कीपिंग। एग्जाम्स में तुमसे थ्योरी पूछता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, डिफाइन बुक कीपिंग, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है पता है? और अकाउंट्स को ना अगर तुम लोग नॉर्मली समझेगा ना, तो अकाउंट्स बहुत अच्छे से कर सकते हो। बुक कीपिंग टर्म बेस्ड अकाउंटिंग, अकाउंट जो है टर्म बेस्ड है, धीरे धीरे तुम लोग समझना चालू करेगा। बुक कीपिंग मतलब क्या? कीपिंग ऑफ बुक्स, कीपिंग ऑफ बुक्स, बुक्स में होंगे कौन? ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को किस नाम से लिखेंगे बुक्स में? अकाउंट के नाम से, है ना। क्लासरूम में कौन होंगे? स्टूडेंट्स, टीचर्स। वैसे बुक्स में कौन होंगे? अकाउंट्स। बुक्स में अकाउंट्स होते हैं, ध्यान रखना। ट्रांजैक्शंस आते हैं, वो आते ही क्लासरूम में एंटर करते हैं वो स्टूडेंट बन जाते हैं, नहीं स्टूडेंट नहीं, अकाउंट बन जाते हैं, ठीक है, अकाउंट बन जाएंगे। जैसे बुक्स में एंटर लेंगे ना ट्रांजैक्शंस, वो अकाउंट बन जाते हैं। ट्रांजैक्शन तुम भूल जाना उसको, वो अकाउंट बन गए। तो अब क्वेश्चन ये आता है, अकाउंट बन गए तो बुक्स में क्या रहता है? अकाउंट्स। तो बुक कीपिंग मतलब होता है कीपिंग ऑफ अकाउंट्स इन बुक्स। तो तुम लोग तो अभी किया नहीं है ये पार्ट, इसलिए एक बार अभी मेरे को ये बताना पड़ेगा कि अकाउंट्स जो होते हैं ना बुक्स में, जैसे तुम फाइनल अकाउंट स्टेज में पहुंचते हो ना, अकाउंट्स को तुम बुक से निकालना चालू कर देते, जाओ बुक से निकल जाओ, तभी तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर के नेट रिजल्ट मिलेगा, तो तुम हटा देते हो सबको। तो इसका मतलब तुम बुक्स में अकाउंट्स को किस स्टेज तक रखते हो? लेजर तक। जर्नल में और लेजर में, समराइजिंग में तो निकालना चालू कर देते हो। तो ध्यान रखना, ये 2 स्टेज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये 2 स्टेज, सिर्फ ये 2 स्टेज इज नोन एज बुक कीपिंग। मतलब तुम बुक कीपिंग का मतलब बोल सकते हो, बुक कीपिंग मीन्स जर्नल एंड लेजर। बुक कीपिंग का मतलब इतना ही है। अकाउंटिंग मीन्स जर्नल। अकाउंटिंग मतलब हम लोग, याद है हम पहले भी बोला था, हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग मतलब सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं। तो हमारे अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग मीन्स जर्नल, लेजर एंड फाइनल अकाउंट। हाँ, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। हमारे अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग मीन्स जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। एंड बुक कीपिंग मतलब सिर्फ जर्नल एंड लेजर। ये टर्म्स का मीनिंग समझ में आ गया? बस इसको तुम लोग एक बार कॉपी कर। दैट इज जो ये कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ? आपका जो रिजल्ट है, आपने कैसा परफॉर्म किया, वो आप इन्फॉर्म करोगे। इन्फॉर्म किसको करोगे? ओनर को करोगे। मतलब ओनर कौन होगा? जो इंटरनल यूजर है, कंपनी का बॉस, जो इंटरनल यूजर है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इन्फॉर्म करोगे। या किसको इन्फॉर्म करोगे?
इन्फॉर्म नहीं करोगे, यूजर्स तो होंगे ना, यूज तो करेंगे, गवर्नमेंट यूज करेगा, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करोगे तो तुम्हारे डेटा क्रिएटर यूज करेंगे, राइट। उसके अलावा जो बेसिकली बैंक्स है, बैंक से अगर तुम लोन लोगे तो वो भी यूज करेगा तुम्हारा डेटा। बैंक से लोन लेने के लिए तुम अपना फाइनेंशियल रिजल्ट सब तो दिखाना पड़ेगा। तो बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशंस में। तो यूजर्स में इंटरनल यूजर्स होते हैं, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके समझ रहे हैं। वन इज द इंटरनल यूजर्स, कम्युनिकेशन किसको किया जाएगा, यूजर्स को। एंड यूजर्स में कौन होंगे, इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। इंटरनल मतलब कंपनी के ओनर या कंपनी का मैनेजमेंट। अब तुम बोलोगे सर मैनेजमेंट मतलब जैसे कंपनी के सीईओ, कंपनी के सीएफओ, कंपनी का एचआर, कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव्स, दैट आर द मैनेजमेंट। जैसे मैनेजमेंट में आओ, सपोज कर लो हम लोग बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी कौन है, ओनर है। तुम लोग जो ओनर वर्ड यूज करता है ना, जब तुम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ओनर तुम्हारे पेरेंट्स भी होंगे, हो सकता है उनके पास रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर हो, तो मेरे पास भी रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है, हम भी ओनर है। बट डिफरेंस इज दैट व्हाई यू आर सेइंग कि वो मुकेश अंबानी ओनर है, उसके पास मेजोरिटी स्टेक है, ठीक है। मेरे पास 100 शेयर है, 200 शेयर है, तुम्हारे पेरेंट्स के पास 500 शेयर है, उससे क्या ही हो जाएगा, उसके पास मोर देन 50% शेयर ओनरशिप है। शेयर होल्डर, वही तुम बताना चाह, शेयर होल्डर मतलब क्या हुआ, तुम ओनर है, उतने प्रपोर्शंस के लिए ओनर है। तुम एक शेयर ले रखा तो एक शेयर का जो कैपिटल दे रखा तुम उतने प्रपोर्शन से ओनर है, लेकिन तुम उससे क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता, एक शेयर से मैक्स मैक्स वोट दे सकता है, ठीक है। लेकिन मुकेश अंबानी के पास मेजोरिटी स्टेक है, तो वो ओनर है, वो डिसीजंस ले सकता है, तो उसको मैनेजमेंट में काउंट किया जाएगा। और तुम शेयर होल्डर है, तुमको किस में काउंट किया जाएगा, एक्सटर्नल यूजर में। तुमको एक्सटर्नल यूजर में काउंट किया जाएगा, लेकिन उसको मैनेजमेंट में काउंट किया जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो अब एक्सटर्नल यूजर में कौन हो सकता है, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकता है, डेटर्स क्रेडिटर्स हो सकते हैं। डेटर्स मतलब कस्टमर्स, कस्टमर्स तो इजीली समझ में आता होगा तुम लोग को, कस्टमर्स हो सकता है, सप्लायर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स होता है, बैंक हो सकती है, इंप्लॉइज हो सकते हैं। इंप्लॉइज में टॉप लेवल इंप्लॉइज होंगे तो वो मैनेजमेंट में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। इंप्लॉयर तो ओनर हो गया ना, एम्प्लॉयर मीन्स तो ओनर, ठीक है। तो ये पार्ट है कम्युनिकेशन के लिए। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इतना पार्ट सारा गो थ्रू करके रखना। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्पेसिफिकली मूव कर जाएंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में, दैट इज जर्नल, ये प्रैक्टिकल पार्ट होगा, ठीक है। तो एक बार जितने भी थ्योरी डिस्कस किया गो थ्रू करके रखना।